स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में क्या कर रहे थे अपन? तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपन ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, है ना। दो लॉ डिस्कस कर रहे थे, एक तो डॉल्टन लॉ और दूसरा कौन सा था? ग्राहम्स लॉ ना। अभी की डिफ्यूजन और इफ्यूजन, अभी की क्लास में दोनों पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स करें, क्वेश्चंस करेंगे दोनों पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपने कितना सीखा। रिजल्टेंट में इक्वेशन तो कुछ है नहीं ना, अपने को रेट कैलकुलेट करनी है ना। आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो बोतल्स हैं, एक में आपके पास परफ्यूम, क्यों परफ्यूम जो है ना, परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, उसकी स्मेल किसके कारण से आती है दूर तक? वो डिफ्यूजन और के कारण से तो आती है ना। तो अपने को रेट देखने की, रेट किसकी ज्यादा होगी, डिफ्यूजन की या फिर डिफ्यूजन की? कौन सी गैस की रेट जो है वो ज्यादा होती है? तो कंपैरिजन अगर करेंगे तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास से हो जाएगा। जितनी गैस लाइटर होगी उतना ही उसका डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। जितनी हैवियर गैस होगी तो उसका डिफ्यूजन और डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आराम से करोगे आप, मजा आएगा आपको करने में। आइए फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल। ये कंटेनर है आपके पास, उस कंटेनर में 3 गैसेस प्रेजेंट है। फर्स्ट इज हीलियम, सेकंड इज नाइट्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। 3 गैसेस प्रेजेंट है, हीलियम है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ओके। इन तीनों का मास सेम है, मास जो है वो तीनों का सेम। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का प्रेशर कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन जो है वो कंटेनर में कितना प्रेशर लगाता है, ठीक है ना। कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर exerted by ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रेशर लगाता है, कितना प्रेशर अप्लाई करता है। देखो आपको इस क्वेश्चन में 3 गैसेस दे रखी हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ऑक्सीजन कितना प्रेशर अप्लाई करता है वो देखना। तो यानी कि शॉर्ट में कहें कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है PO2 अपॉन P, PO2 अपॉन PT आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब PO2 अपॉन PT कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अपन फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे कि दैट PO2 अपॉन PT इज इक्वल्स टू, मैंने कहा कि आपके पास पार्शियल प्रेशर है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था दैट NART अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, V टोटल वॉल्यूम, है ना। अगर क्लास में अपन एकदम दिमाग खोल के और आंखें खोल के दोनों से बैठते हैं तो अपने को याद है कि अपन ने ये फॉर्मूला कल या परसों देखा था, कि कल ही देखा था, P इक्वल्स टू NART अपॉन आपके पास वॉल्यूम, है ना। तो यानी कि यहां मैं क्या लगाऊंगा, दैट NORT यानी कि ऑक्सीजन के मोल, ठीक है, अपॉन आपके पास वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय PT यानी कि टोटल आपके पास प्रेशर, टोटल प्रेशर कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, PT इक्वल्स टू NT RT अपॉन क्या आ जाएगा, V। NT आपके पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो आपके पास ये आ गया NT इनटू आपके पास क्या आ गया RT अपॉन आपके पास क्या आ गया, प्रेशर। मैंने कहा प्रेशर और वॉल्यूम भी आपके पास क्या है, सेम है, सारी सेम कंडीशन है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ही, ये तो अपने को पता है भी, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही टोटल वॉल्यूम है। प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, यानी कि RT से RT कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, सॉरी V आएगा यहाँ पे, और V से V आपने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो अपने पास क्या आया है, PO2 अपॉन PT इक्वल्स टू N ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बात करें कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आएंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। टोटल मोल्स कैलकुलेट करने हैं अपने को, तो टोटल मोल्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको, अगर आपको याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। टोटल मोल्स का फॉर्मूला मैंने कहा तीनों का मास आपके पास सेम है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम प्लस मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्लस मास अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट अपन क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन। मैंने कहा तीनों का जो मास है वो आपके पास क्या है, इक्वल है, तो m क्या आ जाएगा अपने पास, कॉमन आ जाएगा। तो टोटल मोल्स कितने आएंगे, टोटल मोल्स इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 होता है हीलियम का, प्लस 1/32 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा 1/28। ये आपके पास टोटल मोल्स आ रहे हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ी बहुत मैथ तो आती है, 10th से पहले ही सीख लिया रहता तो। ग्रेट मास एल्शियम कितना आएगा इसका, 32 अगर लेते हैं तो 28 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो एल्शियम क्या आएगा 32 इंटू 28 आएगा, 32 इंटू 28। अब देख लेते हैं कितना होता है, 28 2 जा 56 और 28 3 84, 84 और 5 कितने हो गए 89, 896 आ गया आपके पास, ठीक है ना। 896 आ गया तो उसका 4 से अपन डिवाइड करेंगे तो 224 फाइनल है या 248, 248 नहीं आएगा क्या, 224 प्लस कितना आ जाएगा 28 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 32, ये आपके पास आ गए टोटल मोल्स, ये टोटल मोल्स आ गए। ये आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स थे, कितने थे, m अपॉन आपके पास कितना है 32, ये ऑक्सीजन के मोल आ गए। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास कि ऑक्सीजन के मोल यानी कि m/32 अपॉन आपके पास क्या आ गया, इसको अगर करेंगे 28 और 32 कितने होते हैं 60 होते हैं क्या, और 60 और 224 कितने हो गए 284, तो आपके पास क्या आ जाएगा 284 अपॉन 896 है ना, और m और आएगा, m से m क्या हो गया अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए क्या PO2 अपॉन आपके पास PT 284 इंटू 32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 28 टाइम, तो आपके पास कितना आ गया 28 अपॉन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अपने पास, तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा वो कितना आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, सॉरी 0.1 समथिंग है ना, हाँ 18। तो अपने पास क्या था, तीन गैसेस थी, हीलियम था, नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, इनको तीनों का मास क्या था सेम था, मास सेम था, उसके साथ साथ आपको क्या दे रखा था कि इसका वॉल्यूम भी टेम्परेचर है सब क्या है सेम, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है वो कंटेनर पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो अपने पास फॉर्मूला के अपने को कैलकुलेट क्या करना था PO2 अपॉन PT, PO2 अपॉन PT करना था कैलकुलेट, तो PO2 अपॉन PT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अपने को पता है कि पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना हो या प्रेशर कैलकुलेट करना हो किसी भी कंपोनेंट का, तो फॉर्मूला क्या आता है nRT अपॉन V आता है, यहाँ पे PO2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा NaRT अपॉन यानी कि NaORT अपॉन V, और टोटल प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो NTRT अपॉन T, तो अपने को क्या करना था कि एक तो ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने थे और एक आपको टोटल मोल्स कैलकुलेट करने थे। ऑक्सीजन के मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और टोटल मोल का कैलकुलेट क्या करना है, अगर तो मैंने कहा मास तीनों का क्या है सेम है, तो मास मल्टीप्लाई बाय 1/Na प्लस 1/Nb प्लस 1/Nc, ABC यानी कि तीनों के मॉलिक्यूलर मास रखेंगे कितना हो रहा है, उसके बाद टोटल मोल्स कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या करेंगे कि टोटल प्रेशर से दोनों इसको PO2 को डिवाइड कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गैस डिफ्यूज फास्टर, कुछ गैसेस हैं बता रहा हूँ कौन कौन सी गैसेस हैं, आपको ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा जो है वो डिफ्यूज कौन सी गैस होगी, स्पीड सबसे ज्यादा किसकी हो, SO2,
Cl2 CO2, ठीक है, और एक SO3। आपको बताना है कि इन चारों गैसेस में से सबसे फास्ट कौन डिफ्यूज होगी। आइए देखते हैं, कल अपन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू ग्राहम द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी के बाद में अपन क्या करा था, वेपर डेंसिटी लेके आए थे। वेपर डेंसिटी के बाद अपन क्या लेके आए थे, मॉलिक्यूलर मास लेके आए थे। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/√m। m अपने पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो इससे रिलेशन क्या है अपने पास कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगी, ज्यादा होगी। तो अपने को मॉलिक्यूलर मास देखना है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई जने ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। तो सबसे पहले बात करें SO2 की, तो SO2 में आपके पास 2 टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, एक सल्फर है और एक आपके पास कौन है, ऑक्सीजन। तो सल्फर जो है उसका एटॉमिक वेट होता है 32 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन का वेट यानी कि 1 एटम का वेट कितना होता है, 16। तो 2 का कितना हो जाएगा आपके पास, 32, यानी कि कितना हो गया आपके पास, 64। Cl2 की बात करें तो Cl2 का एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5। कितने एटम्स है आपके पास, 2, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 71। CO2 की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन O2 है तो 32, तो वेट कितना हो गया आपके पास, 44। SO3 की बात करें तो सल्फर का 32 प्लस आपके पास 48, तो ये आपके पास कितना आ गया, 80। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका आ रहा है, SO3 का, यानी कि इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगी। और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका आ रहा है आपके पास, CO2 का। तो CO2 का 44 आ रहा है, तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। तो ग्राहम का जो लॉ था वो अपने को याद रखना है कि क्या कहा था उसने, कि किसी भी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन हो चाहे रेट ऑफ इफ्यूजन हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है ना। तो अगर ऑर्डर पूछ ले आपको, ऑर्डर आपके पास क्या होगा, सबसे ज्यादा CO2, फिर क्या SO2, फिर आपके पास Cl2, और फिर आपके पास क्या आएगा, SO3। तो ये सबसे ज्यादा डिफ्यूज होगी और ये सबसे कम डिफ्यूज होगी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है, कुछ 4 गैसेस और देते हैं, जो नहीं बोल रहे थे वो दे देंगे आंसर अब, है ना। N2 आ गया आपके पास, H2S आ गया आपके पास, हीलियम आ गया, और N2O आ गया आपके पास। आपको बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का करेक्ट ऑर्डर, की क्या करेक्ट ऑर्डर रहेगा। तो देखिएगा, आपको कैलकुलेट करना है पहले मॉलिक्यूलर मास कि टोटल गैसेस कितनी प्रेजेंट है आपके पास, 4। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है कि हर एक गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है आपके पास, 14। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, है ना। मैंने कहा नाइट्रोजन इज ए डायटोमिक गैस, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या रहेगा, N2 की फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में क्या रहेगा आपके पास, नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका जो वेट कितना हो गया, 2 × 14, तो आपके वेट कितना आ गया आपके पास, 28। ठीक है, H2S की बात करें, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट होता है 1, तो 2 एटम का कितना होगा आपके पास, 2। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32, तो ये कितना हो गया आपके पास, 34। अच्छा, यहाँ प्लस, यहाँ पे 2, ठीक है ना। फिर बात करें हीलियम, हीलियम का आपके पास कितना होता है, मॉलिक एटॉमिक मास, गैस है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती है तो हीलियम रहेगा। N2O की बात करें तो 28 प्लस आपके पास कितना हो गया, 16, तो वेट कितना आ गया आपके पास, 44। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो डिफ्यूज कौन सी होगी, हीलियम, बिकॉज हीलियम का जो वेट है वो सबसे कम, तो सबसे ज्यादा हीलियम होगी। हीलियम के बाद आपके पास N2, N2 के बाद आपके पास H2S, और उसके बाद N2O इज नॉन एज, ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस, ना, लाफिंग गैस है N2। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर रहेगा, हीलियम, N2, H2S, और आपके पास क्या आ गया, N2। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम कोई।
आपके पास दो गैसेस हैं, एक तो CH4 है मीथेन, और एक आपके पास है हीलियम। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। CH4 के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, किसी के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। मास तो दोनों का आपको मॉलिक्यूलर वेट के देखना पड़ेगा ना कितना आ रहा है। देखिएगा R1/R2 इसके इक्वल होगा ये आपके पास M2/M1। आप अगर यहाँ पे RCH4 अपॉन आप RH ले रहे हो, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 4/16, है ना, 4/16 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया 1/4। जैसे ही रूट हटाओगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके पास दो गैसेस प्रेजेंट हैं। एक है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक आपके पास क्या है X। ठीक है, कोई गैस है X, एक अपने पास है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है अपने पास X। ठीक है, इन दोनों के जो रेट का रेशियो है मींस R1/R2 है, वो आपके पास 2R। R1/R2 का जो रेशियो है वो अपने पास कितना आ रहा है 2R। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। आइए देखते हैं, मैं तो बताऊंगा बेटा। मैंने कहा आपके पास दो गैसेस हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरी अपने पास X है। दोनों की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका जो रेशियो आ रहा है वो अपने पास क्या आ रहा है 2R। ठीक है ना, आपको क्या बताना था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X बताना था कि X का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। देखिएगा X अपॉन सॉरी RX/RSO2 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा रूट में M2/M1। M2 आपके पास किसका आ गया, ये SO2 का आ गया, और M1 आपके पास किसका आ जाएगा X का आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों का जो रेशियो है वो अपने पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 इक्वल्स टू रूट में अपन क्या करेंगे MSO2। सल्फर का 32 प्लस इसका भी 32, तो आपके पास कितना आ गया 64 अपॉन आपके पास क्या आ गया ये X आ गया। अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 64/4। अब आपको ऐसा कहे ना, मेरी बात सुनो, देख चलो अपन ने इस क्वेश्चन में SO2 पहले दिया है तो अपन SO2 को R1 ले लेते हैं। ठीक है ना, जनरली ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कोई गैस है X और SO2। पहले कोई गैस अगर X दे दी और SO2 बाद में दे दिया जिसका मॉलिक्यूलर मास अपने को पता है, तो अपन वो लेंगे RX/RSO2। अगर आपको कह दिया पहले SO2 दे दिया और बाद में कोई गैस X दे दी, तो अपन उस समय क्या करेंगे SO2 को अपन R1 लेंगे। यहाँ पे अपन SO2 को पहले दे रहे हैं तो अपन क्या करेंगे SO2 को ऊपर रखेंगे और फिर नीचे क्या रखेंगे RX को रखेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा RSO2 अपॉन क्या आ गया आपके पास RX इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास रूट में MX, और यहाँ क्या आ गया अपने पास MSO2। ठीक है, यहाँ पे इनका जो रेशियो वो कितना है 2 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास MX अपॉन कितना आ गया 64। इसका अगर रूट हटाओगे तो सामने अपने को क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 इक्वल्स टू MX अपॉन 64। तो MX इक्वल्स टू क्या होगा 4 इंटू 64 और MX क्या आ जाएगा अपने पास
256, ठीक है ना। तो यहाँ पे SO2 पहले है तो अपने को SO2 को ऊपर लिखना है, यहाँ अगर X पहले आ जाए तो अपने को ऊपर किसको लिखना है, X को लिखना है, और उसके बाद वही फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने पास है। 64 को 8 लिखेगा, वापस सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये रूट में आएगा, तो इससे अच्छा आप दोनों का रूट हटा दो इसको। तो कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन को, अपने आपके पास इतना टाइम है क्या कि आप क्या है कि रूट को भी सॉल्व कर लोगे। अगर इजी वे में रूट खुल जाता है तो अपने को रूट ओपन कर दीजिए। आप क्या कर दो, इधर स्क्वायर यानी कि पूरे का एक स्क्वायर कर दो, पूरे का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा mx/64, ठीक है ना। अगर आपके पास SO2 X और SO2 का दे देते कि कोई गैस X है और SO2 का जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका रेशियो 2 आ रहा है, तो अपन RX को ऊपर लिख देते, SO2 को नीचे लिख देते। यहाँ पे SO2 और X का दे रखा है तो अपन ने SO2 को ऊपर लिख दिया, X को नीचे लिख दिया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, 2 बोतल्स हैं, एक में अमोनिया है और एक में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और दोनों कनेक्ट है। यहाँ पे आपके पास अमोनिया है NH3, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कनेक्ट इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे 3 पॉइंट है इस बोतल में, ये एक तो X है, एक Y है, और एक आपके पास Z है, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं मैं कि जब भी अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती है बाहर, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो व्हाइट फ्यूम्स निकल रही है वो कौन से पॉइंट में निकलेगी, X पे निकलेगी, Y पे निकलेगी या Z पे होगी। कि आपके पास 2 बोतल्स हैं, एक में आपके पास अमोनिया प्रेजेंट है, एक में आपके पास HCl प्रेजेंट है, ठीक है। अब अमोनिया जब भी HCl के साथ रिएक्शन करती है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा व्हाइट फ्यूम्स बाहर निकलती है। नेक्स्ट फिर अपन प्रैक्टिकल में भी देखेंगे इसको, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो व्हाइट फ्यूम्स बन रही है वो कौन से पोजीशन पे बन रही है, X पे बन रही है, Y पे बन रही है, Z पे बन रही है, या बन ही नहीं रही है। अपने पास 4 ऑप्शन है कि X पे आएगी, Y पे आएगी, Z पे आएगी, या इसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हालांकि 50% ने आंसर दे दिया है, 50% चुपचाप से बैठे हैं, यूं लग रहा है कहीं और से आए या कहीं और आ गए, अलग ही प्लेनेट। तो यहाँ पे आपके पास 2 गैसेस है, एक आपके पास अमोनिया है, एक आपके पास HCl। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होगा, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो गया 17। HCl की बात करें तो इसका 1 और इसका कितना हो गया 35.5, तो 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन है चाहे इफ्यूजन है, वो मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन डिफ्यूज होगा, इन दोनों में से ज्यादा डिफ्यूज होगा NH3। तो NH3 डिफ्यूज फास्ट होगा तो वो यहाँ पहुंचेगा, तब कहीं जाके HCl यहाँ पहुंचेगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि NH4Cl का फॉर्मेशन होगा, और क्या मिलेगी आपको, व्हाइट फ्यूम्स में। इस पे आपके पास क्या मिलेगा, व्हाइट फ्यूम्स का फॉर्मेशन होगा। तो अपने को देखना है कि कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज हो रही है, और डिफ्यूज कैसे हो रही है या इफ्यूज कैसे हो रही है वो कैसे पता चलेगा, मॉलिक्यूलर मास से पता चलेगा। जब अपने को वो पॉइंट देखना है जब दोनों मिल जाए। अब अगर यहाँ Y को आंसर दे रहा था कि मिड पॉइंट पे होगा, तो मिड पॉइंट पे होगा मतलब आपके कहने का मतलब क्या हो गया कि NH3 और HCl इक्वल अमाउंट में डिफ्यूज हो रही है। तो इक्वल अमाउंट में तो डिफ्यूज तब होती ना तब दोनों का मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता, दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, डिफरेंट है, तो इक्वल अमाउंट में तो डिफ्यूज नहीं हो सकती, यानी कि Y तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब अपने को देखना है डिफ्यूज कौन सी ज्यादा होगी कि सर X क्यों नहीं हुआ। अब एक बात बताओ कि X वाला पोजीशन किसके पास था, आपके पास अमोनिया के पास था, NH3 के पास था। अब NH3 का आपके पास
जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 17 है। आपके पास दूसरी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5 है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, अपने को रिलेशन पता है दोनों में कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। मतलब इक्वल टाइम में अगर अपन बात करेंगे तो डिफ्यूजन ज्यादा किसका होगा, अमोनिया का। और अमोनिया का डिफ्यूजन होगा तो ये कहाँ जाएगी, आपके पास इस साइड में जाएगी। और इसका डिफ्यूजन होगा तो ये कहाँ आएगी, इस साइड में आएगी। यानी कि इस पॉइंट पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा व्हाइट फिल्म बाहर निकलेगी। इस पॉइंट पे क्यों नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे तब होता है जब दोनों की रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल होती। तो दोनों की रेट ऑफ डिफ्यूजन तो इक्वल नहीं है, तो किसकी ज्यादा होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। तो आपको जो है जेड पे क्या मिलेगा, व्हाइट फिल्म मिलेगा, जहां पे NH4Cl का फॉर्मेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में एक दो और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।